अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज 2 मैचेस खेले गए, एक मैच वॉश आउट हुआ और फाइनली हमने देखा नेपाल की टीम जिसने इंग्लैंड को बहुत टफ टाइम दिया था, आज स्कॉटलैंड जैसी टीम से जीती है। और आज जो पहला मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने कनाडा को मारा है। और इन आज के जो 2 मैचेस हुए, एक मैच वॉश आउट हुआ, उसके बाद माइटी ऑस्ट्रेलियंस आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उनकी जगह जिम्बाब्वे जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और सुपर 8 के लिए एक सेट ऑफ टीम्स जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिस ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका और एक और वेस्ट इंडीज और उसके बाद जिम्बाब्वे उस ग्रुप में होंगे। क्योंकि जो सुपर 8 है उसमें भी 2 ग्रुप्स बनेंगे और पहले ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और कल पाकिस्तान का मैच होना है नमीबिया के साथ। उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि सेकंड सेट ऑफ ग्रुप जो है 4 टीमों का, उसमें कौन सी 4 टीमें होंगी। और कल इंडिया भी अपना नेदरलैंड से मैच खेल रहा होगा। सो कल भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, आज के मैचेस भी बड़े जबरदस्त हुए हैं। और पाकिस्तान की जो अब तक का रन है इस वर्ल्ड कप में, उस पर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, सिलेक्शन को लेके, बहुत सारे प्लेयर्स को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके, स्पेशली बाबर आजम को लेके, सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वेरी फाइन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, शोएब मोहम्मद साहब। सर शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सर पहले मैच से शुरू करते हैं, न्यूजीलैंड कनाडा। और बड़ा आसान मैच था न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां जैसे न्यूजीलैंड की बैटिंग की अगर बात की जाए तो विकेटें जल्दी गिरी। लेकिन अगेन अगर हम न्यूजीलैंड को देखें, अगर हम बाकी बड़ी टीमों को देखें, इंडिया को देखें, वो अगर बुरी सिचुएशन भी होती है तो देयर मिडिल ऑर्डर, एट टाइम्स देयर लोअर मिडिल ऑर्डर, वो इस तरह परफॉर्म करता है कि वो मैच को अपनी तरफ दोबारा खींच के ले आते हैं, विच इज मिसिंग फ्रॉम आवर साइड। बट इफ वी स्टिक आवरसेल्व्स टू दिस पर्टिकुलर गेम, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड। और उनके जो मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि कभी, बल्कि ओपनिंग में हमने देखा साइफर्ट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन आज फिर मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स ने जो है बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और मैन ऑफ द मैच भी हुए। हाउ डिड यू सी दिस गेम? फैसल, इन्होंने टॉस जीत के कनाडा ने बैटिंग फर्स्ट करी और 173 रन्स कर सके, सिर्फ 4 विकेटें उनकी गिरी। लेकिन आज उनकी स्पेशल इनिंग्स बाय युवराज समरा जो थे, उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग में कोई वीकनेस दिखती है? बिकॉज रन बहुत कंसीड कर रहे हैं वो, स्पेशली मैट हेनरी, ऊपर के बॉलर रन कंसीड। ऊपर के बॉलर, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा कि उनके ज्यादातर जेमिसन जो है उन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट ली। लेकिन ये कि डफी और हेनरी ने फिर भी रीजनेबली अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 28 हेनरी, डफी ने 4 में 25 और 1-1 विकेट ली। नीशम को थोड़े ज्यादा रन्स पड़े, 38 रन्स, 34 3 ओवर में कॉन्शी ने दिए और फिलिप्स ने 1 ओवर में खैर 6 रन दिए। सिर्फ 4 एक्स्ट्रास दिए, जो उनका फोटे है कि कम इस तरह एक्सीड करते हैं, ज्यादा रन एक्स्ट्रास नहीं देते। पहली विकेट जो है कनाडा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने दे मेड एन इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह नेपाल ने किया उस तरह ये कनाडा ने भी करके दिखाया है। पहली विकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि कनाडा और नेपाल कंपेयर टू स्कॉटलैंड, आयरलैंड बहुत नई टीम है, तो उनका अच्छा परफॉर्म करना इज अ पॉजिटिव साइन। एब्सोल्युटली। तो पहली विकेट 116 रन पे, दूसरी विकेट 153 रन के ऊपर गिरी। तो इसका मतलब यह है कि, और सेकंड विकेट ऑलमोस्ट 18वें ओवर में गिरी थी। और साम्रा जो है वो आउट हुए, 2-3 बॉलें ही सिर्फ 20th ओवर की रहती थी, ओपन आए थे। लेकिन ही टुक द गेम अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड इन अ वे। लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था। नाउ व्हेन उसके बाद कोई दिलप्रीत जो शुरू में उनके साथ ओपन आए थे, उन्होंने 36 तो किए, लेकिन 39 बॉल्स ही टुक, 4 चौके लगाए, लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा दिया। जब एक बैटर अच्छा चल रहा हो तो विकेट्स इन हैंड रखने के लिए दूसरा सपोर्टिंग रोल देता है, जो उन्होंने आज किया। और सर ये बात है कि एक प्रॉपर न्यूजीलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट एक एसोसिएट साइड जो है उसका 170 टाइप्स ऑफ स्कोर्स करना, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैं बता रहा था कि समरा ने ज्यादातर बैटिंग की, 110 में 65 बॉलें वो खेले, लेकिन उन्होंने जो ओवर द बाउंड्री लाइन जो है 17 लगाए चौके और छक्के मिला के, तो दैट ह्यूज
फॉर द कैनेडियन साइड, बहुत अच्छा। नाउ जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की, साइफर जल्दी आउट हो गए, एलन ने भी कोई ज्यादा इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन ऑल्दो उन्होंने किक स्टार्ट अच्छा दे दिया था। 10 ओवर में उनके भी 60 रन थे। और ये कि सॉरी नॉट 10 ओवर में, 6 ओवर में 60 रन थे। उन्होंने किक स्टार्ट अच्छा, क्विक फायर वो रन दिया। लेकिन रचिन रविंद्रा नॉट आउट रहे, 59 रन इन 39 और बॉल्स के अंदर। इनका फॉर्म में आना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, बिकॉज अब वो नेक्स्ट स्टेज में इन सारे प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं किए थे उन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगा के, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया होगा, विन भी आई, नॉट आउट भी रहे। तो ये तमाम फिलिप्स भी नॉट आउट, और फिलिप्स का भी ऑफकोर्स, फिलिप्स तो ये कि रन मशीन भी हैं और वो बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। 3 कैचेस भी उन्होंने करे और 76 रन जो करे 36 बॉलों में, विद द हेल्प ऑफ 4 चौके और 6 छक्के लगाए। तो बिल्कुल ही उन्होंने वन साइडेड उन्होंने कर दिया। 15.1 ओवर में मैच को डिसाइड कर दिया इन फेवर ऑफ। दिस इज हाउ बिग टीम्स प्ले अगेंस्ट मिनो टीम्स। हाँ, तो उसमें बिल्कुल क्रेडिट जाएगा उनको, इसलिए कि इनकी बॉलिंग में इतना वो डेप्थ नहीं थी। सारे लोगों ने ज्यादातर रन दिए। डिलन हेलिंगर ने दिए 4 ओवर में 42, जो सबसे ज्यादा थे, 1 विकेट हासिल कर सके, लेकिन 14 एक्स्ट्राज इन्होंने दिए। तो दैट ऑल्सो हेल्प द न्यूजीलैंडर्स। और ओवरऑल एक क्लिनिकल विन थी, बिल्कुल एज इफ जैसे स्क्रिप्टेड थी कि वो उनका जो भी टोटल होगा। जैसे मैं समझाता रहा हूँ सारे प्रोग्राम्स में, हर पिच की कंडीशन का, जब उनके शॉट्स बड़े अच्छे लग रहे थे और वो समरा ने जो खड़े और जो स्ट्रेटिश शॉट और मिड विकेट भी कवर रीजन पे भी मारे, तो उससे अंदाजा ये हो रहा था कि पिच की कंडीशन बहुत जबरदस्त है। वो वेट करते थे और फिर ही यूज्ड टू जस्ट हिट इट अक्रॉस द लाइन। तो वो चीज उन्होंने भी असेस की न्यूजीलैंडर्स ने, और उन्होंने भी फिर इसी तरह के शॉट्स। सर, इस ग्रुप डी से अफगानिस्तान जो है वो सुपर 8 में नहीं जा रहा, और हमने देखा कि उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट स्लाइटली अनफॉर्चुनेट कि उनको पहला ही गेम न्यूजीलैंड से मिला जहां वो हारे। साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने एक एपिक मैच खेला जहां 2 पावर प्लेस गए, और उस दिन सारे क्रिकेटर्स ने यही कहा कि उस दिन कोई टीम विनर नहीं थी, उस दिन सारे क्रिकेट विनर था। इतना कोई जबरदस्त मैच हुआ। सो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है टूर्नामेंट के लिए, बिकॉज दिस इज अ साइड विच परफॉर्म्स वेल इन एशियन कंडीशंस, और सुपर 8 में थोड़ा मिसिंग एलिमेंट होगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने पिछले कुछ सालों में बड़े टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनलिस्ट पोजीशन भी हासिल करी, और लेकिन जो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैक्सवेल सिंगल हैंडेडली उसको उनके मुंह से वो विन को छीन के सेमीफाइनल के ख्वाब मिटा दिए थे उनके। तो ये होता है क्रिकेट के अंदर समटाइम्स, लेकिन ये कि उनकी बहुत अच्छी टीम है। हाँ। उनको तीनों डिपार्टमेंट में थोड़ा, उनके फास्ट बॉलर्स को थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, इसलिए कि स्पिन ट्रियो जो है उनका वो बहुत अच्छा है। नूर है, नजीब है, राशिद खान है, फिर नबी भी हैं, तो वो डिपार्टमेंट इनका सही है। फील्डिंग भी रीजनेबली अच्छी है। चेंजेस होंगी मतलब अब, बिकॉज देखें नबी इज ऑलमोस्ट ऑन 40 ऑफ रिटायरमेंट होंगे। सो मुझे लगता है, और गुलबदीन भी जो है, ऑल्दो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग अच्छी की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाउ ही इज ऑल्सो कम टू द एज जहां यंगस्टर्स शायद टीम का हिस्सा बने। आई एम श्योर जिस तरह इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से बच्चों में वहां शौक डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। गवर्नमेंट भी इन सम वे और दी अदर थोड़ा सा उनको भी लगा होगा कि ये हमारा नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हेल्प करी जाए। लेटली बहुत से टूर्नामेंट्स में प्लेयरों ने अपनी जेब से, पॉकेट से पैसे जमा करके टिकट्स वगैरह और वो ऑर्गेनाइज करा था। लेकिन ये कि शौक जो है, इसे कि कंट्री का नाम टीवी के ऊपर जब आता है और वो अच्छा कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स अब 700 विकेट राशिद खान लेके बैठे हुए हैं इस वक्त, तो उससे दूसरे बच्चों को शौक होता है, और ये होता है आइकॉनिक फिगर जो अपनी कंट्री के लिए हेल्प करता है टू प्रमोट द गेम। बिल्कुल, जैसे हनीफ मोहम्मद साहब के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे फादर के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे,
जो 337 वेस्ट इंडीज में किए या 499, तो उससे बच्चों को शौक बढ़ा। पाकिस्तान में क्रिकेटर शुरू में कम थे, लेकिन फिर शौक बढ़ा और आज देखें कि एक बेतहाशा सुपरस्टार्स पाकिस्तान ने। एब्सोल्युटली, ऑलराइट। सो सर, ये ग्रुप डी की सिचुएशन थी। ग्रुप बी में जो मैच था जिम्बाब्वे का आइलैंड, वो अनफॉर्चुनेटली वॉश आउट हुआ, लेकिन उससे हुआ ये कि जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिल गया और वो ग्रुप बी में जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गए, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया, वी ऑल नो कि T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं है जितनी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में होती है। एक बार के वर्ल्ड चैंपियन जरूर हैं, 2021 में वो वर्ल्ड कप जीते थे, जहां सेमीफाइनल में हसन अली का वो कैच कौन भूल सकता है, जो हम कैच छूटा था और हम सेमीफाइनल हारे थे। उसके अलावा वो T20 वर्ल्ड कप में कोई इतना खास नहीं कर पाए, और इस बार भी हमने देखा कि दे सीरियसली मिस्ड देयर मैच विनिंग प्लेयर्स लाइक पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड। हमें लगा कि वो स्पिनर की भी उनमें कमी, एक स्पिनर और शायद उनको चाहिए था इन कंडीशंस में, और जिस तरह उनको जिम्बाब्वे ने मैच हराया वो एक आउटस्टैंडिंग फीट है जिम्बाब्वे के लिए, एंड दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 8 टीम्स। मुझे तो ये लगता है कि आज जैसे स्मिथ जो है उनको बिठा के रखा हुआ बेंच के ऊपर, तो वो अपने दूसरे प्लेयरों को, मेरे ख्याल प्रोबेबली दे लॉस्ट द होप। हालांकि होप छोड़ते नहीं है वो, तो टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के वो फायर पावर जो उनके मिडिल ऑर्डर से स्टीव वॉ और मार्क वॉ और ऐसे क्लास एक्ट बैट्समैन पॉन्टिंग, ये लोग जब आके गेम दिखाया करते थे तो उसमें दूसरी टीम में मतलब 15-15 मैचेस एट ए स्ट्रेच जीत जाया करते थे। लेकिन सर आपको लगता है कि जो इनकी टीम में वो नहीं है, वो पंच उस तरह से नहीं है, इसी के टू मेनी शॉट्स टू अर्ली खेलना मांगते हैं। आजकल ज्यादातर सारे प्लेयरों का यही पैटर्न है, लेकिन उससे नुकसान भी होता है। और असेसमेंट, मैं तो ये कहता हूं कि असेस पिच और सामने बॉलर की वीकनेस और स्ट्रेंथ देख के आगे चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आपसे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था कि कप्तानी से भी मुझे लगता है बड़ा फर्क आता है। मिच मार्श जो है एक थोड़े ठंडे कप्तान है। इस फॉर्मेट में शायद आपको थोड़ा अग्रेसिव कप्तान चाहिए होता है कि जो हर बॉल हर ओवर पे जो है ना, जैसे हम देखें सलमान अली आगा भी मिस्टेक्स करते हैं। सो आज ये भी राशिद लतीफ साहब ने कहा कि अगर सलमान अली आगा को आप वसीम अकरम, वकार यूनुस और बड़े बड़े बॉलर दे देंगे तो भी उनसे ये गलतियां होंगी जो वो कर रहे हैं। बिकॉज वो हमने एशिया कप के फाइनल में देखा, स्पिनर्स के ओवर्स बाकी हैं, हारिस रऊफ को लाया गया। इस मैच में हमने इंडिया वाले 15 फरवरी वाले मैच में देखा कि सलमान अली आगा खुद अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से पहला ओवर करवाया, उसके बाद फहीम अशरफ बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं करवाई। एनीवेज, वील शो द फर्स्ट मैच इज समरी कि कनाडा और न्यूजीलैंड का मैच क्या समरी है, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जिस तरह शोएब साहब ने एक बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अच्छी बैटिंग कनाडा की 173 रन 4 विकेटों पर, लेकिन अगेन न्यूजीलैंड इज अ मच सुपीरियर साइड। उन्होंने बड़ी आसानी से 176 रन किए 2 विकेटों पे और 15.1 ओवर्स में ये मैच खत्म कर दिया। ग्लेन फिलिप्स की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में, वो अभी तक बिल्कुल ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। और रचिंद्रन रविंद्र, जिनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था न्यूजीलैंड के लिए, सुपर 8 को मद्देनजर रखते हुए उनकी भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग। एंड ओवरऑल न्यूजीलैंड हैज डन ग्रेट, बट कनाडा को भी क्रेडिट जाता है कि एक एसोसिएट टीम होके इतना अच्छा स्कोर सेटअप करना। ऑलराइट, सो वील गो फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट 2 गेम्स। वन वाज वॉश्ड आउट टुडे एंड अनदर वन वाज वन बाय नेपाल। उन दोनों मैचेस पे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, बिकॉज कल हमें नमीबिया से मैच खेलना है, बट ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। हमारे साथ हैं शोएब मोहम्मद साहब। आज के होने वाले मैचेस को हम एनालाइज कर रहे हैं, और कल पाकिस्तान का मैच होना है नमीबिया से, उस पर बात करेंगे, क्योंकि चांसेस यही है ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान कल के मैच में अगर बारिश हुई तो भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर मैच हुआ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे ये मैच और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आज जो लास्ट मैच हुआ ग्रुप सी से, वो नेपाल और स्कॉटलैंड का हुआ। अच्छा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। हमने देखा था कि नेपाल ने इंग्लैंड की टीम को भी बड़ा टफ टाइम दिया था, और समरी भी हम देख सकते हैं 170 रन स्कोर किए स्कॉटलैंड ने, जिनको इनवाइट किया था नेपाल ने टॉस जीतने के बाद टू बैट फर्स्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो ओपनर्स जॉन्स और मनसी जो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 170 वाज अ गुड टोटल टू सेटअप। और नेपाल ने आयरी की बैटिंग की बदौलत, जिन्होंने हम देखा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 171 रन नेपाल ने चेस डाउन किए 19.2 ओवर्स में, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय नेपाल
for a team which is playing this kind of a tournament for the first time, Shoaib bhai, outstanding performance, and the way Airy has played in this World Cup, जिस तरह उन्होंने आदिल रशीद को के अगेंस्ट बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, was outstanding to see. एब्सोल्युटली, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, लेकिन उससे पहले स्कॉटलैंड ने जब स्टार्ट किया तो उनके फर्स्ट विकेट जो गिरी थी वो 80 रन के ऊपर गिरी. दैट वाज अ गुड साइन फॉर द स्कॉटिश साइड. और इसमें जोन्स ने 71 जो करे 45 बॉल्स में विद हेल्प ऑफ 8 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस, वो बहुत जबरदस्त उन्होंने टीम को कमांडिंग पोजीशन में लेके आए. 170 मुंबई की विकेट के ऊपर वेंकटेश स्टेडियम में इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था और कम भी नहीं था. इसी के एक 170 का एक इम्पैक्ट होता है. और हाउएवर सिर्फ 3 प्लेयर अच्छा शुरू में कर सके. ब्रेंडन ने किए 25 रन करे 19 बॉलों में, लेकिन लेटर ऑर्डर बैट्समैन दे ऑल फेल्ड, बट दे फेस मच लेसर डिलीवरीज. किसी ने 5, 7, 8, 10 इस तरह से बस डिलीवरीज फेस करी. नाउ नेपाल की जब बैटिंग आई तो बड़ा वो कमाल उन्होंने वो किया कि 6 ओवर में उनके 56, एक रूल ऑफ थंब की तरह हो गया है कि 6 ओवर में 60 या 50 का मार्क आपको अचीव करना. ज्यादातर सारी टीमें यही कर रही हैं, इन्होंने भी यही किया. 10 ओवर में 78 था. और इस तरह इन्होंने जो एरी में ने जिस तरह आके जो स्पेशली 50 रन किए 23 बॉलों के अंदर, वो इट वाज रिमार्केबल. मैं देख रहा था वो सारा मैच एंड में 17th ओवर के अंदर जहां वहां से उन्होंने एक ओवर में 23 रन स्कोर करे और वहां से बिल्कुल ही वापस से गेम में आए, वरना वो दे वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम. अराउंड उन्होंने ये. अब आप देखें, ये वो टीमें हैं जिनकी कोई अपनी लीग नहीं है, जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स लाइक एरी. सो कभी कभी हमें ये होता है कि यार मतलब इनके लिए, एरी के लिए इस टूर्नामेंट में 2-3 ऐसी इनिंग्स खेल जाना लुक्स टू बी दैट इजी फॉर देम. हमें लगता है यार हमारे पास ऐसा टैलेंट क्यों नहीं है. हाँ नहीं, हालांकि स्कॉटलैंड की टीम ने कैचिंग वगैरह बहुत अच्छी की. एक कॉटन बोल्ट, स्कॉटलैंड इज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन. हाँ, तो वो मेरा मतलब नेपाल की जितनी भी तारीफ करे कम है. भुट्टाल जो है उन्होंने 43 रन किए इन ओनली 35 बॉल्स में. ओपनर आए थे, 4 छक्के लगाया उन्होंने, तो सेट द टारगेट फ्रॉम द वर्ड गो. और वो वहां से टोन उन्होंने जिस तरह सेट करी तो वो फिर लेटर ऑर्डर बैट्समैन आसिफ ने 33 करे और इस तरह. लेकिन इवेंचुअली इट ऑल केम टू एरी एंड गुलशन जहा जो हैं उन्होंने 24 रन किए, 5 रन और हालांकि स्कॉटलैंड ने सिर्फ एक्स्ट्राज में दिए, विच वॉज अ गुड फीट टू अचीव. लेकिन 10 ओवर में 78 और फिर इवेंचुअली 18 ओवर में 156 फॉर 3 थे सिर्फ डाउन, और फिर they got the surpassed the total of 170. So they have kind of all the bases covered in the sense कि इनके पास finishers भी हैं, इनके पास openers भी हैं, अच्छे bowlers भी हैं. So Nepal is a good team and they are the ones to watch out for in the future. अब ये भी देखें ना कि टॉस जीत के उन्होंने on a good batting track, जो इनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ भी है उस पे खेला. तो जो हमने जो गलती की वो नेपाल ने नहीं की. ये तो बात जिस तरह हमारे बैट्समैन जब आए हमारे पाकिस्तान में, और सर आते हैं पाकिस्तान की तरफ. मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता हूं क्योंकि सर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अब तक. अगर मैं आपसे पूछूं, देखें हार तो हम रहे हैं 2022 के ऑनवर्ड्स, 23 का एशिया कप और उसके ऑनवर्ड्स हम हार रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हारने के बाद, बड़े टूर्नामेंट्स हारने के बाद वही रिपीटेडली वही जो स्टार्स थे शायद 2022 में, वो आज भी वही स्टार्स हैं. व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखिए, इसका बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका कि घूम फिर के यही स्टार्स आपको नजर आते हैं, ऑल्दो के मेजर फेलियर्स के बाद भी. आप बोलेंगे वो कैसे होता है? होता है इस तरह है फैसल कि पाकिस्तान में जो टीमें आती हैं वो ज्यादातर वीकर टीम्स आई हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया जो अभी पिछले दिनों आई, वरना श्रीलंका की बी टीम भी आई और इस तरह वीकर टीम्स आई या BC टीम. लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया जो आई, जिसको हमने 3-0 पे इतना नाचे हम, उसकी हालत क्या थी कि वो तो हमें पता चल गई यहाँ पे, वो जिम्बाब्वे से भी हार गई. तो मेरा मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 साल के अंदर जितनी भी टीमें आई, तो होता ये है कि या तो उनके अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्कोर करते हैं या फेलियर भी हो जाता है. अब होता क्या है कि PSL आता है या कोई दूसरी लीग आती है, स्पेशली PSL, उसके अंदर आपके मेन प्लेयरों को
टाइम एंड अगेन मौका मिलता है और वो ड्रॉप नहीं होता है। शुरू में अगर 3-4 इनिंग खराब भी चली जाती हैं तो भी उसको पता है कि मुझे वापस मौका, 10 मैचेस मिल रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक, इतना तो प्लेयर होता है कि वो 2-3 आके फिर हीरोइक्स अपने दिखाता है, परफॉर्मेंसेज आती हैं और वो वापस से तमाम मीडिया और सोशल मीडिया और टीवी और सारे सब तारीफ करने शुरू कर देते हैं तो वापस से वो सुपरस्टार स्टेटस पे आ जाता है। वेयर पाकिस्तान के जब मैच जब आता है उसमें एक सीरीज 3 मैचेस की होती है, उसके अंदर 1 से 2 में फेलियर आता है और वो जब वापस आता है तो जी ही हैड बीन अ फेलियर फॉर द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम में इतने चांसेस नहीं होते, वेयर एज आप पीएसएल के अंदर आपको 10 चांसेस मिल रहे होते हैं। इस वजह से वो हर कुछ महीनों के बाद एक कुछ पाकिस्तान के लिए। सर मुझे आप अलाउ करें मैं इस पे सवाल कर लूं आपसे। हाँ जरूर, क्योंकि आपने इसको बहुत जनरलाइज कर दिया और आपने तो जस्टिफाई कर दिया कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। सो मैं आपकी बात नहीं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं आपकी बात पे आता हूँ। आप कह रहे हैं कि पीएसएल की अच्छी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो जस्टिफाई कर देती हैं कि इनको खिला लो। सो पीएसएल में आपके पर भी अगर पीएसएल के हिसाब से होता, उसामा मीर जो मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, ही वाज मतलब टॉप परफॉर्मर लास्ट ईयर, ही इज नॉट इन द टीम। आप देखें जो लाहौर के जो पेसर हैं, जो स्लिंगी एक्शन है, जिन्होंने अभी बिग बैश लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ही इज नॉट इन द टीम। जमान खान वो टीम में नहीं है। सो मुझे लगता है सर सिर्फ ये रीजन नहीं है कि आप पीएसएल में आके शादाब ने कुछ कर दिया या शाहीन ने कुछ कर दिया। प्रॉब्लम इज के उस परफॉर्मेंस के अलावा भी कोई चीज है जो जमान खान को टीम में नहीं आने देती, जो उसामा मीर को टीम में नहीं आने देती। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड वो टीम में है। शादाब खान डिस्पाइट हैविंग नो परफॉर्मेंस। प्लेयर पावर का डेफिनेटली इसके अंदर इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। उसके अंदर एक टाइम के ऊपर रिजवान के एक बंच ऑफ प्लेयर्स थे, फेवरेट ब्लू आइट बॉयज थे, एक तरफ बाबर का इम्पैक्ट था, फिर तीसरा शाहीन को भी ऊपर लेके लाया गया और उनके जी कैप्टनसी उसको मिले और उसके लिए बाबर को हटाया गया। तो ये जब 3 कैंप्स बन जाएं एक टीम के अंदर तो फिर ये कि आप टीम से वो एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि जो एक ट्रू पाकिस्तान की एक टीम जो होनी चाहिए उसूलन वो नहीं हो सकती। इसलिए कि कल आप बने हैं, पावर में आए, आप अगर टॉप मैनेजमेंट के टॉप ब्रास के करीब हैं तो आपके प्लेयर आ जाएंगे, इसलिए कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से आते हैं लड़के टीम के अंदर और जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस हायर होती हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। आप सर सिलेक्टर रहे हैं, आपके हिसाब से क्योंकि पिछले 2 दिनों में बहुत सारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सलमान अली आगा की कप्तानी को भी बहुत क्वेश्चन किया है और ये भी यहाँ तक भी जो मैंने पिछले सेगमेंट में भी कहा, यहाँ तक भी कहा गया कि बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हों तो आपका ये कप्तान जो है वो गलतियां करेगा। और ये कप्तान नया नहीं है, उसने इस टूर्नामेंट में आने से पहले 40 T20 आईज में कप्तानी की है आपकी। एक तो मसला ये भी है कि परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी होती है कि हमें ये लगता है कि हर बंदा नया है। आज भी शाहीन शाह अफरीदी हमें यंगस्टर लगता है, आज भी ऐसा लगता है कि नवाज जो है वो मैच विनर है और यंगस्टर है। सो आपको लगता है कि ये अगर मैं आप एज अ सिलेक्टर जो आप रहे हैं उसके हिसाब से पूछूं, डू यू थिंक दैट सलमान अली आगा इज द राइट कैप्टन ऑफ T20 साइड? नहीं, सलमान आगा की इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, हाँ इज अ गुड बॉय, लेकिन अभी T20 में उसकी जगह ही नहीं बनती। सही है। और नंबर 3 पोजीशन पे आके पूरा जो डिसबैलेंस जो हो गया बैटिंग ऑर्डर को एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि 3 नंबर से 5-6 तक आपके पास या उसके बाद भी दुनिया में पावर हिटर्स जो कहलाते हैं, आप कहने को मैंने सुनने में आया कि जी फहीम अशरफ पावर हिटर है। यार कहाँ से पावर हिटर है? पावर हिटर का जो क्लास एक्ट जो प्लेयर्स होते हैं उनका पावर हिटिंग पता चलता है कि वो हर किस्म की बॉल को किस तरह पावर हिटिंग करते हैं। जब आपकी या इवन शादाब या इवन नवाज, ही इज नॉट इवन अ प्रॉपर बैट्समैन। वो उसकी जब वो सिर्फ टाइम एंड अगेन परफॉर्मेंस चाहिए होती है। yes. ऐसे नहीं आके मारा आउट हो गए वापस आ गए इसलिए कि भाई इज एन ऑलराउंडर। आपको उस पोजीशन के ऊपर जस्टिफाई करना पड़ता है, मैच जिताने पड़ते हैं। जैसे बेवन था मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया का, तो आके मैच जिताए तो फिर आपका जो स्टेचर है वो आपका वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ेगा। शादाब खान की आपने बात की, क्या वो वाकई ऑलराउंडर है? उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग में देयर इज नो परफॉर्मेंस।
देयर इज नो नहीं, परफॉर्मेंस पीएसएल में तो है ना, तो इसीलिए तो फिर पीएसएल में, इसीलिए जो मैं समझाना चाह रहा था पॉइंट, पीएसएल के अंदर आके इसलिए कि 10 चांसेस मिल रहे हैं आपको, इतने ज्यादा मैचेस हैं कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आ जाती है, तो उसी को लेके इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि आप को लेना पड़ जाता है, और पुश भी होता है, पीछे से पुश भी होता है, और तो एक दो परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। क्योंकि मैं सर एक छोटी सी बात करूंगा, फिर ब्रेक पे जाएंगे। हम इंडिया में देखते हैं कि तेंदुलकर के जो बेटे हैं वो ही कैन नॉट मेक इट टू द मुंबई इंडियंस टीम, सही है। सिमिलरली हमने रोहन गवास्कर को देखा था, जो सुनील गवास्कर के बेटे थे, ही कुडंट मेक इट टू द नेशनल टीम, ज्यादा अरसा नहीं खेल सके, कुछ अरसा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटे या दामाद, हमें देखा है कि उनके जो पुराने क्रिकेटर हैं, अगर उसका कोई दामाद है तो उसका इन्फ्लुएंस होता है, वो किसी तरह टीम में आता है। अगर कोई किसी का बेटा है तो उसको जगह मिलती है, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ अगर आप देखें तो उनके कंपैरिजन में बहुत, अगर आप हसीबुल्ला की बात करें जो विकेट कीपर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनको वो चांसेस नहीं मिले जो बाकी प्लेयर्स को मिल गए उनके अगेंस्ट में। देखिए, चाहे उसमें बेटा होना या दामाद होना, ये कोई गलत नहीं है, क्रिकेटर है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि उसको बहुत सी चीजें कम टाइम में ज्यादा अच्छी सिखाई जा सकती हैं। जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर के या पायलट फैमिली हो तो उसमें पायलट, या फौज के अंदर हो तो जी पूरी एंटोराज ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। दैट्स नॉट ट्रू ना सर, मतलब मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो आ जाता है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं, लेकिन ही हैज टू प्रूव हिज मेटल, व्हाट मेटल ही इज मेड ऑफ, हाउ स्ट्रॉन्गर ही इज एट द नीज। एब्सोल्युटली। तो फिर और परफॉर्मेंसेज आए तो फिर कोई भी कोई वो नहीं करता। मेरे टाइम के ऊपर भी बेतहाशा अखबारों में इतना खिलाफ आता था। देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ टाइम के जो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन, बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, या 10 मैचों में 1000 रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्रॉस करना, तो विच वाज नो जोक। और इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें। हम तो आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें ना, योर टाइम हैज गॉन, सो दिस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर हम देखें तो क्या वाकई जो वो बेटे और दामाद हैं उनका वो लेवल है कि दे शुड बी पार्ट ऑफ द नेशनल टीम? ये क्वेश्चन बनता है। लेवल जब होता है कि जब आपके पीछे परफॉर्मेंसेस लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आज देख रहा था, मोहम्मद शामी इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हम सबको पता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या वैल्यू देते हैं उस पर भी बात करेंगे, और कल जो पाकिस्तान का नमीबिया से मैच होना है उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। कल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में अगेन 3 मैचेस होने हैं। पहला मैच साउथ अफ्रीका यूएई का है, सेकंड मैच पाकिस्तान नमीबिया का है, और थर्ड मैच होस्ट इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान नमीबिया का ही है शोएब भाई, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैच जीतना जरूर है, या अगर टाई भी होता है तो पाकिस्तान विल क्वालिफाई। और जैसे हमने अपने शुरू के सेगमेंट में बोला कि फर्स्ट सेट ऑफ 4 टीम्स हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे हैं, और सेकेंड सेट ऑफ 4 टीम्स जो है वो डिसाइड होनी है आफ्टर पाकिस्तान मैच अगेंस्ट नमीबिया। कमिंग बैक टू a lot of the questions that are being raised on Pakistan team, and rightly so, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज अब तक हैं, और ओवरऑल एशिया कप, उससे पहले, उसके बाद जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंसेज है, उसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं। लेकिन माइक हैसन सर, पाकिस्तान टीम के कोच, उन पे भी अब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है, एक्सेप्ट फॉर हिज PSL परफॉर्मेंसेज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसी के लड़के उन्होंने उठाए हैं। उसके अलावा व्हाट इज ही डूइंग? बिल्कुल आपने सही बात करी कि उन्हीं के लड़के भी उठा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें उनके इंटरव्यू के अंदर वो बात कर रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया टॉस का। अगर टॉस का सही डिसीजन लिया तो उसके बाद 2 गलतियां, मेजर गलती वो उन्होंने कैसे की? वो क्या, जब टैकी विकेट है तो आप मुश्किलात के अंदर उनके बैट्समैन को, आपका एस बॉलर जो उस्मान तारिक है उसको 11वें ओवर में लेके आ रहे हैं, वो टोटली गलत था। जब आपने देख लिया कि शुरू के 4थे ओवर के अंदर ही, लेकिन सर वो तो कप्तान का ऑन फील्ड डिसीजन था ना, उसमें माइक नहीं, ये सारा सब गिवन टास्क होती है, स्क्रिप्टेड भी होता है। जिस तरह बाबर ने आके तो अगर माइक हैसन उनको बोल देंगे कि भाई लिख के 11वां, तो वो 11वां ही आएगा। ज्यादातर यही होगा। बाज दफा ये कि लास्ट मिनट पे कोई चेंज आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किलात हो, वरना ये सारा गिवन टास्क होता है। Really? हाँ, इसी तरह होता है। आप चेंज जरूर कर सकते हैं जब आपके सीनियर प्लेयर्स आके कोई एक शॉर्ट मीटिंग करते हैं कि जी अब ये पोजीशन है। खैर, तो जब गीला विकेट था और फुल बादल थे,
तो फुल बादल का मतलब है कि अब ओस नहीं गिरेगी, तो विकेट ने वही रहना है। मतलब जब ओस पड़ जाती है तो फिर विकेट अच्छा हो जाता है, तो अच्छी तो नहीं होनी थी। तो जाहिर सी बात है कि सेकंड बारी उनको देनी चाहिए थी। एक तो ये पॉइंट था, तो टॉस तो गलत ही था। तो हाँ। टॉस का वो एडमेंट है कि नहीं जी मैंने टॉस पे गलती नहीं सर की। उससे एक जस्टिफिकेशन आई है पाकिस्तान टीम की तरफ से, एक जस्टिफिकेशन भी आई है कि अच्छा। पाकिस्तान एशिया कप में तीनों मैचेस वो हाँ। बैट फर्स्ट करके हारा था। अच्छा, सो ये जस्टिफिकेशन आई है उसकी। तो ये तो बहुत लेम किस्म की देखिए हर मैच अलग हमने होता है, सर overall दिन मैच अलग बुरा होता खेला है, है। टीमें अलग हाँ। होती हैं, ऑपोजिशन अलग होती है। तो और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ग्राउंड की जो सराउंडिंग्स हैं, आपकी बाउंड्री शॉर्ट है कि बड़ी है। हमेशा जब भी पाकिस्तान, आज आप लिख लें कि जब पाकिस्तान बड़े ग्राउंड के ऊपर खेलेगा पाकिस्तान वुड बी ट्रबल वाटर्स। जब भी ये और इनके मिड विकेट के जो फील्डर है वो मिड विकेट पे आगे जाके कैच करते हैं। पाकिस्तान के हिटिंग पावर वो नहीं है जो दूसरे प्लेयरों का है। क्या उसकी वजह ये भी है कि हम एक तो डोमेस्टिक खेलते नहीं है, लेकिन पीएसएल में भी जो हम खेलते हैं उसमें बाउंड्रीज हम बहुत छोटी रखते हैं। अरे 60 हाँ, 60 यार्ड्स की मीटर, यार बाउंड्री, हाँ। उसके ऊपर वो छक्के हो रहे होते हैं। हाँ। तो वरना तो और ये उसपे हम सारे स्टार्स ये बनते आउट हो, हैं। उसमें यही तो मैं समझाता हूँ कि ये पीएसएल के अंदर ये फॉल्स अलार्म है। सर अब आपने जो पीएसएल की ओवरऑल पिछले सेगमेंट में भी बात की, सो एक वक्त हम सोच रहे थे कि पीएसएल से हमें हारिस रऊफ मिला, उन्होंने खैर यूएसए पिछले जो वर्ल्ड कप में यूएसए के अगेंस्ट जो किया, फिर हमने एशिया कप में देखा जो किया, सो अब शाहिन शाह अफरीदी की जो हालत हुई है, सो आपको लगता है कि 10 साल के पीएसएल के बाद उसको अगर उसका पाकिस्तान क्रिकेट पे इम्पैक्ट देखा जाए तो पीएसएल डिड गिव यू क्रिकेटर्स, बट दोज क्रिकेटर्स वर सो शॉर्ट लिव्ड कि उनकी लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो गई और उन्होंने कुछ सर्व भी नहीं किया पाकिस्तान को। सो इवेंचुअली यू हैव टू गो बैक टू योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड प्रोड्यूस क्रिकेटर्स हु आर देयर फॉर द लॉन्गर रन। आई मीन, और उनकी जो अगर स्टारडम आती भी है तो उनकी मेहनत इतनी हो कि वो सस्टेन करे स्टारडम। देखिए वो पीएसएल का प्लेटफॉर्म से आप पिक एंड चूज नया प्लेयर जो है वो सरफेस होता है कि अच्छा जी हाँ ये 50 लड़कों में ये 3 लड़के अच्छे हैं, तो आप उनके ऊपर अपने एम्फेसिस दें कि अच्छा जी ये फ्यूचर के हमारा स्कीम ऑफ थिंग्स में ये प्लेयर आ सकता है। सही है। ऐसा थोड़ी है कि बस वो उसने वहां कुछ किया तो ये अब ये हिल रूल द वर्ल्ड वाली बात है, ऐसा नहीं होता। तो अब खैर कुछ पीएसएल के निगलेक्टेड टैलेंट की अगर हम बात करें, हमने जमान खान की बात की, हमने लेग स्पिनर की बात की। आप देखें माँ सदाकत हमें लगा इस बार कि वो उनमें टैलेंट है, हमें सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंसेस हैं, हमें एक अली थे मुल्तान सुल्तान में जो अच्छी यॉर्कर्स करा रहे थे। डू यू थिंक कि जिन प्लेयर्स को हमने देखा, हसन नवाज को भी इवेंचुअली हमने निगलेक्ट कर दिया, अली रजा अंडर 19 के जो पेसर हैं उनको भी हमने कोई चांस नहीं दिया। सो डू यू थिंक कि जिनको निगलेक्ट करना है वो निगलेक्ट हो जाते हैं, जिनको राइज करना है उनको रखा जाता है टीम में? भाई जिस तरह देखें शादाब वापस टीम के अंदर आए तो दूसरे प्लेयरों को सामिर या इस तरह के दूसरे प्लेयरों को साइड लाइन करके जी उसकी जगह भी बाज़ दफ़ा क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके अंदर ये हमारे मेन कोच का भी बड़ा डेफिनेटली हाथ रहा है। सर देखें एक सेकंड और फिर उसके अलावा कोच के ऊपर मैं एक मैच के ऊपर जो बात हो रही थी वो मैंने पॉइंट आउट की थी कि जिस तरह 2 विकेटें शुरू में अच्छी जल्दी गिर गई थी, तो बाबर ने जो शॉट खेला, कभी बाबर ने इस तरह इस पोजीशन के ऊपर ये शॉट खेला नहीं खेला। उस दिन क्यों खेला? इसलिए कि ही वाज आस्क्ड टू डू सच अ थिंग के स्कोर का जो है मोमेंटम पर ओवर इतने रन हमें चाहिए नो मैटर व्हाट, तो वो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आके, वरना बाबर इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता। इसलिए कि द वे ही प्लेज ये स्क्रिप्टेड था कि उसके लिए उसके इन्फ्लुएंस में आके हसन के वो शॉट उसमें वो खेला। तो मेनली हसन साहब जो हैं इन्होंने जितनी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे खेली ये मुझे समझ से बाहर है, लेकिन इनकी मेजर गलतियां हमारे सामने आई हैं टाइम एंड अगेन, नॉट ओनली टुडे, जो पिछले इंडिया पाकिस्तान में। ऑलराइट, सो वी हैव टू क्लोज द शो। थैंक यू सो मच शोएब भाई, बहुत आपका अच्छा जबरदस्त एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम माइक हसन लीड कर रहे हैं और बकौल शोएब भाई के सारा स्क्रिप्टेड लीड हो रहा है, उस पे उसकी क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं आगे, वील टॉक अबाउट इट फर्दर। उम्मीद करते हैं कि उनका मैच अच्छा हो। बहुत क्विकली हमने शो क्लोज करना है, सो कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।